क्लियर। थैंक यू सो मच। देव भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं जिन्होंने तुरंत हमें बताया है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। तो अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो सरहद की पार की ये दूरियों पर। थैंक यू। आपको भी। थैंक यू। और मैं वैसे थोड़ी बहुत जानकारी आपके बारे में बता चुकी हूँ, बट आई रिक्वेस्ट कि आप अपने बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे दर्शकों को। जी बिल्कुल। मेरा नाम अंशुल मिश्रा है और मैं इंदौरी हूँ। पहली बात तो ये, इंदौर में ही पला बढ़ा और मेरा जन्म भी इंदौर में ही हुआ था नेचुरली। उसके बाद मैंने मेरी पढ़ाई इंदौर में करी। फिर मैं अपनी मास्टर स्टडीज के लिए फिर मैं इंदौर छोड़कर यूएसए चले गया था। तो पहले ओके। मैंने अमेरिका में पढ़ाई करी और फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर आकर जॉब ढूंढने की और जॉब अप्लाई माई सेल्फ। तो फिर मुझे यहाँ पे एज अ अलग अलग जॉब्स मिलते मिलते मुझे नाउ आई एम अ रिसर्च साइंटिस्ट। सो अब मैं एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है और मैं उसमें एज अ प्रोडक्ट डेवलपर रिसर्च साइंटिस्ट काम करता हूँ। तो अभी मैं हूँ जर्मनी में। जर्मनी का शायद तीसरा सबसे बड़ा शहर म्यूनिक में। तो ओके। बहुत बहुत सारे फुटबॉल फैंस म्यूनिक को जानते होंगे बायर्न म्यूनिक के नाम से। तो हाँ। बायर्न म्यूनिक यहाँ की बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स टीम है। और मेरा म्यूनिक के बारे में जो नॉलेज है बहुत लिमिटेड था। सिर्फ मैं यही जानता था कि यहाँ फुटबॉल टीम थी, लेकिन अब मैं यहाँ रह रहा हूँ और बहुत ही सुंदर शहर वाह। जैसा कि आपने बताया अंशुल सर कि आप इंदौर से हैं, तो आपका इंदौर में एजुकेशन जो है, फिल्मों पर आपने है। वहाँ। नहीं मतलब मुझे ये नहीं पता कि किस जगह वो शूट हुआ था, लेकिन जो जो बैकग्राउंड है और वो सब है, जब हम विकिपीडिया पे उसके बारे में पढ़ते हैं या कुछ तो पता चलता है अच्छा हाँ ये यही कहीं भी आसपास ही सीखा ही है घर पे कैसे बनता है। लेकिन वो स्वाद, वो मिठास और वो मजा नहीं है जो हम्म। जो एक हमें सिर्फ 5 रुपए या उस समय 5 रुपए, अब तो शायद 10 या अभी भी पंद्रह है, रुपए कई जगह पर भी 5 रुपए 10 रुपए का ही पोहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और ईश्वर करे आए भी ना। तो जो हमें जो संतुष्टि 10 रुपए या 15 रुपए के पोहे खाकर जो मिलती है वो यहाँ 100 यूरो देकर भी मिलना मुश्किल ओके। है। अब एक और थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। यहाँ जी। बीच में अतुल जी ने भी हालांकि उससे ही संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है कि सर, हम्म। मोदी जी के आने के बाद से आपकी कंट्री में यानी जर्मनी में इंडियंस को प्रायोरिटी मिलती है पहले के कंपैरिजन में? यानी कुल मिलाकर बात यह है, जो मेरा भी आपसे सवाल है, कि वहां पर इस वक्त मतलब इंडियंस को किस तरह से देखा जाता है, प्लस में भी और माइनस में भी? कई कंट्रीज में अभी भी इंडियंस को लाइक, ओ यू आर इंडियन, मतलब ऐसे ही देखते हैं कि हाँ ठीक है, और कई जगह पर हमारी बड़ी तारीफें होती हैं, हमें बड़ा एडमायर किया जाता है, तो वहां पर क्या हाल है? हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो कभी खराब जी। नहीं रहा। मुझे बहुत 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 अच्छे से हर जगह रिसीव किया जाता है। चाहे वो मेरे लोग बहुत ही अदब से मेरे कल्चर के बारे में बात करते हैं, बहुत ही आदर से पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ और यहाँ कैसे आया और मुझे क्या तकलीफें हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है जो हम भारतीयों को बहुत मुश्किल में डाल देता है वो है भाषा। हम लोग किसी ऐसे देश में जाएं जहां इंग्लिश बोली जाती है तो हमारा काम चल जाता है। मैं यूएस में बहुत साल रहा तो उधर कभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जर्मनी में जर्मन आना बहुत जरूरी है। और ये हम किसी और हम नेचुरल है, लॉजिकल है। हम इंदौर में किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पूरा टाइम कन्नड़ बोले या तेलुगु बोले। तो वो तेलुगु कैसे बोल। रहे, तो वो इंदौर में कैसे रहेगा, उसका काम नहीं चलेगा। तो ठीक वही यहाँ पर भी है कि अ, मुझे हेल्प सब करते हैं, सभी सभी दूर पॉजिटिव है। लेकिन मुझे कनेक्शंस, लोगों से कनेक्शंस बनाने में थोड़ा थोड़ा सा समय लगा। और वो समय मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं उस समय भाषा सीख रहा था और जब मैं जर्मन मुझे आने लगी तो मुझे लोगों ने बहुत ही खुले तरीके से रिसीव करा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपने कल्चर के बारे में, अपने भाषा के बारे में, फैमिली के बारे में लोग हमेशा पूछते रहते हैं और बहुत अचंभित भी होते हैं कि मैं इतने सालों तक घर में कैसे साथ में अपने पेरेंट्स के रहा। क्योंकि यहाँ पे कल्चर है कि यहाँ 16 साल में लोग घर छोड़ देते हैं
और हम्म। वो है। दूसरा, पॉलिटिक्स को लेकर यहाँ के लोगों को हमारी भारतीय पॉलिटिक्स ज्यादा समझ में नहीं आती है। 70 के दशक में, 80 के दशक की बात करें तो मैंने सुना था किसी मेरे ही कॉलीग से जो जर्मन है, जिसने मुझे इंडियन माइग्रेशन की हिस्ट्री बताई। उसने बताया था कि 70 और 80 के दशक में बहुत सारे इंडियन नर्सेस केरल से यहाँ पे माइग्रेट करके आई थी। और उस जनरेशन से ही हमें कुछ जर्मन इंडियन कलाकार भी मिले हैं, जैसे जेवियर नायडू, जो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध सिंगर हैं, जो बिल्कुल जर्मन है लेकिन उनकी जो रूट है या जड़ें हैं वो हिंदुस्तानी हैं। वो जी। मतलब उनकी उनकी मम्मी केरल से थी। तो एक तो ये तो पुराने जमाने की बात ये कि यहाँ पर पहले इंडियंस का आना इस तरह से शुरू हुआ कि या तो वो नर्सेस रहती थी, या फिर कैथोलिक मिशनरीज यहाँ पर आते थे जो इंडिया से रिक्रूट होके आते थे। को उस हिसाब से उसका फल भी मिलता है। फल मिलता है। वाह। हम्म, ये हम्म, ये तो रहा वहाँ के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में, और अब हम वापस से हमारे इंदौर की तरफ फिर से आपको टर्न करते हैं, क्योंकि जी सिर्फ बिल्कुल। जर्मनी सुनेंगे तो भी मजा नहीं आएगा, थोड़ा बिल्कुल इंदौरी, थोड़ा इंडियन होना चाहिए। अब बिल्कुल आप ये खैर है। बताइए कि इंडिया में मतलब अगर हम बात करें तो आपको भारत में सबसे ज्यादा आपका फेमस प्लेस कौन सा है? आपसे जब अगर इंडिया की बात की जाए तो आप कौन सी वो जगह है जहाँ जाना चाहते हैं या जिसको पसंद करते एक तो घर है जहां मुझे हर 6 महीने में भागने को हैं? स्टे करता है। होम। तो सबसे अच्छी चीज मेरे लिए अब ये हो चुकी है कि पहले मैं अमेरिका में रहता था तो वहां से आने में ज्यादा टाइम लगता था। अब यहाँ से खाली 8 घंटे की फ्लाइट होती है। तो राजी पड़ा। हाँ, तो इस दवाई को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंपनियां अब मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही हैं। इस सो कोरोना की लड़ाई में हम दो तरीके से कोरोना को परास्त कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि हम दवाई ले लें, जिससे अगर हमें कोरोना हो चुका है तो दवाई ले लें और हम ठीक हो जाएं। पहला तो ये कि हे, यू डोंट हैव योर मास्क ऑन, यू हैव टू पुट योर मास्क ऑन, या कुछ कुछ तो भी, या जो भी बात है, या आप मुझसे दूर जाइए। यहाँ पे लोगों को किसी से ये बोलने में परवाह नहीं। यहाँ के लोग नियम का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। वेरी तो गुड। तो किसी को पुलिस की लाठी नहीं पड़ रही है किसी किसी को जेल नहीं हो रही है, किसी को फाइन नहीं देना पड़ रहा है। फाइन हो रहा है बहुत कम। जो जो टीनेजर्स हैं, जिसे बोलना चाहिए, 8-9 महीने तो लगने ही चाहिए, साल भर भी लग सकता है। क्योंकि माय गॉड। क्योंकि सिर्फ वैक्सीन डेवलप करना ही एक चीज नहीं होती है। उसको डेवलप मतलब सिर्फ एक हम डिस्कवरी के बेस पर उसको नहीं यूज कर सकते हैं। हमें ये भी देखना होता है कि वो किस तरह से दिया मानकों पर जाएगा। खरा उतरे। हाँ, कि हम एक इंजेक्शन की तरह इसको देंगे, या फिर हम पोलियो की ड्रॉप्स जैसे सबको देंगे, या हम इंट्रामस्कुलर देंगे, या इंट्रावेनस देंगे, या हम सलाइन चढ़ा के देंगे, या कैसे देंगे। तो ये इन सब चीजों का रिसर्च होते होते टाइम लग ही जाता है। तो शॉर्ट आंसर, टाइम लगेगा सैडली। ग्रेट। बट फिर भी जितना भी टाइम लगे, बस ये है कि ये टाइम निकल जाए। अब हम हाँ अगर यहाँ इन चीजों के बाद अगर हम दोबारा से बात करते हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? मतलब लाइक आपने इंडिया में भी पढ़ाई की है, आपने वहाँ जॉब की, आपने आगे का मास्टर्स भी किया, तो आप दोनों की स्टडीज को कंपेयर करते हैं तो आप दो चार बातें हमें बताएं। जी बिल्कुल। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे समझने में मुझे भी बहुत टाइम लग गया। तो ओके। तो आपकी अगर स्कूल एज अगर हो जाती है तो आप हम्म। डुअल दोनों चीज। ऐसा क्या शौक? सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद है वो है पॉडकास्ट सुनना। तो मैं पॉडकास्ट बहुत सुनता हूँ। और मेरी पॉडकास्ट वैसे कोई इंटरेस्टिंग नहीं रहती, बहुत सारे लोगों को नहीं इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन मैं बहुत ऐसे फाइनेंशियल और साइंटिफिक टाइप की पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा शौक है। और खाने का मुझे बहुत शौक है, खाने पीने का। तो मैं खुद ही कुछ कुछ बनाता भी रहता हूँ, नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि कई बार यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी मिलती है, लेकिन हम मेरा ये मानना है कि हमें अपने आप को लोकल कल्चर के हिसाब से थोड़ा
ढालना चाहिए। तो मैं इंडियन चीजें तो बनाता हूँ, जैसे दाल बनानी है और कुछ बनाना है या सब्जियां बनानी है, लेकिन मैं उन चीजों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब लोकल यूज करता हूँ। तो जो यहाँ के लोकल स्टोर्स में जो चीज मिलती है, तो मैं यही एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि क्या चीज क्या बन सकती है, हम इसको इंडियन। बहुत मजा आता है। तो मैं उसी तरह की एक कविता आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा क्योंकि प्लीज प्लीज प्लीज। तो उनकी एक कविता है, आओ फिर से दिया जलाएं। मैं पढ़ रहा हूँ अभी। आओ फिर से दिया जलाएं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि इस समय हमने थालियां बजाई, दिए जलाए, और इस कोरोना के अंधकारमय समय में सबसे सबसे जो अप्रोप्रिएट मुझे कविता लगती है वो यही लगती है। तो वो है, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहताज में आने वाले कल को ना बुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाए, नव दधीची हड्डियां गलाए। आओ फिर से दिया जलाएं। वाह। ये और ये इस समय, ये इस समय के हिसाब से मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगती है, बहुत टाइमली लगती है कि हमें इस तरह अपना अ, मनोबल बढ़ाए रखना चाहिए। ग्रेट। और ये तो हुई आपकी पसंदीदा पोयम के बारे में जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमें सुनाई। अगर हम खान पान की बात करें तो आपको वहाँ की डिशेस में क्या खाना पसंद है ज्यादा? वहाँ नाम है रॉयल। ये दोनों जगह, दोनों इन अ रेस्टोरेंट सेटिंग, जैसे हमें जाके बाहर डिनर करना हो तो ये रेस्टोरेंट काफी पॉपुलर हैं, महंगे भी हैं, काफी सोफिस्टिकेटेड समझे जाते हैं, और लोगों को पसंद भी बहुत है। उसके कंपैरिजन में जर्मन्स को थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था लोगों से यहाँ पे फ्रेंडली होने के लिए। तो ये भी जर्मन्स को, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत कम्युनिकेटिव लोग हैं, हम लोग बहुत बात करना जानते हैं। यहाँ के लोग बात कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। तो उसी तरह से मैंने आपको जैसे पॉजिटिव बताया, एक नेगेटिव में और दो तीन बता ही देता हूँ लगे हाँ। हाथ। नेगेटिव ये है कि यहाँ वक्त की पाबंदी बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स सिर्फ इसलिए कैंसिल हो जाती हैं कि एक कोई वक्त पर नहीं आया, और लोग फिर उसका बहुत बड़ा बवंडर खड़ा करते हैं। तो एक चीज जो मैंने बहुत जल्दी अपने जॉब में सीखी थी और जनरली कल्चर में सीखी थी, कि अगर किसी ने बोला है कि 10:30 बजे, तो आप 10:25 पर वहां हो, होते ही हो, और 5 मिनट वेट करते हो, और फिर वो 10, 10:30 पे वो चीज चालू हो जाती है। चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, उस समय को लेकर यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं पसंद करता है। तो एक तो ये चीज है, वो हम भारतीय उसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं। और हाँ। कुछ हमारे क्लाइंट्स या लोगों जो मुंबई ऑफिस या इधर से बात होती है, तो लोग मुझसे पूछते हैं हम इंडिया में वो चीज सीखें। बिल्कुल, बिल्कुल होगा सर। एंड हम लोग फिर से इस पे मेहनत करेंगे और जो आप बोल रहे हैं वो दिन भी ज़रूर आएगा। और फ्यूचर में यहाँ पर बिल्कुल। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट की भी बात हो रही है कि यहाँ स्वच्छता को लेकर के शिक्षा दी जाएगी कि किस तरह से इन चीज़ों पर काम किया जाता है। कई फॉरेन कंपनीज़ है जो हमारे इंडिया से तकनीकें देख करके गई हैं कि किस तरह से हम हम्म। इस मटेरियल पर काम कर रहे हैं और उससे भी हम खाद बना रहे हैं या और कई नई चीज़ें हैं जो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है ईंधन के हम्म। तौर पर। हम्म। ये तो हुई देशों की बातें, दोनों देशों की बातें, कंपैरिजन पर बात हुई। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है लगभग ये कि मोदी जी को लेकर के बीइंग अ इंडियन आपका क्या ओपिनियन है? अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, हमारा भारत देश जो है वो इस वक्त जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है और जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है सभी दूर पूरे विश्व में, तो उसको लेकर के जो किए गए कार्य हैं अलग अलग देशों में, उसी तरह से मोदी जी ने भी जो स्टेप्स लिए हैं उसको लेकर आपका क्या नजर
हाँ, मोदी जी ने बिल्कुल ठीक करा जो लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन करना ही सही चीज है। और उस चीज को लेकर मैं भारत की बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा कि इतने लोग, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद जो अभी तक मैनेज हुआ है, भले ही डंडों से मैनेज हुआ हो भले ही पुलिस ने किया हो ये काम, लेकिन कुछ मैनेजमेंट है। मेरी मेरी खाली एक ही कंसर्न है, या मुझे ये बात बहुत चिंतित करती है कि मेरा ऐसा अनुमान है कि अ, हमारे यहाँ जितने कोरोना पीड़ित हैं वो सभी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत हम्म। कोरोना पीड़ित हैं जो कहीं तो हैं और हमें ये पता नहीं है। तो वो मैं मेरी मोदी जी से या जो वहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए।